हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम नए पीवाईक्यू के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है पीवाईक्यू निमसेट 2017। इसके पहले 16 डाल चुका हूं, 15 14 सेट्रा। ठीक है, 8 से लेकर के 17 तक, आगे 18 19 20 24 तक डालेंगे। तो देखिएगा, बेसिकली हम यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं कि 50% क्वेश्चन कैसे वर्बली हम जवाब देते हैं निमसेट में। जब वर्बली जवाब देना आ जाएगा तो मिनटों का काम सेकंडों में होगा। तो कितना समय बचा लोगे? तो वही समय बचाना है, वही सिखाने के लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि बहुतों को बहुत कुछ आता है लेकिन उस एंगल से सोचता नहीं है तो टाइम लग जाता है। जहाँ पेन पेपर का यूज करोगे समय लगेगा। तो जो बिना पेन पेपर के हो सकते हैं उनको क्यों ना ट्राई मारें। सब तो नहीं हो सकते हैं लेकिन जो हो सकते हैं 50% तक क्वेश्चन हो जाते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उतना कर लो, उतना 50% क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन आप अगर 10 मिनट में कर लिया, वर्बल करोगे तो 10 मिनट बहुत है। उसके बाद फिर जो बाकी जिसमें वर्बली नहीं हो पा रहा उसमें भी पेन का बहुत नॉमिनल यूज होगा, थोड़ा सा लिखना होगा फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज जनरली क्वेश्चन उतना टफ आते नहीं, बशर्ते कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर हो और अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम सोचते हैं कि वर्बल है ना। पहले कोशिश करेंगे कि वर्बल हो जाए, उसके बाद अगर नहीं हो पाता तब पेन के यूज करेंगे। इस एंगल से सोचना है और आदत डालना है, और उसको एंजॉय करिए मेरा आज का क्लास। ठीक है, और आगे भी देखिएगा इसके जो डालेंगे, और जो पहले डाल चुके हैं उनसे भी आप सबक लीजिएगा और अपने आप को उसी अनुसार प्रेपर करिएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। सबको पता है यहाँ पर देखिए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विटनेस इन ए केस, है ना। द चांस दैट ए स्पीक ट्रूथ इज एक्स एंड बी स्पीक ट्रूथ इज वाई। इफ ए एंड बी एग्री ऑन सर्टेन स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो, इंडिपेंडेंटली अगर हम कोई मिस्टर ए और बी बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोई या तो दोनों के दोनों सही बोलेंगे या दोनों के दोनों गलत बोलेंगे। यही तो बात है। क्योंकि यहाँ पर चांस दैट ए स्पीक ट्रूथ एक्स है तो हम लोग टोटल प्रॉपर्टी निकालेंगे, ए भी सही बोले बी भी सही बोले। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी एग्री ऑन ए सर्टेन, तो एग्री तभी होंगे जब दोनों के दोनों एक ही चीज बोले। तो दोनों के दोनों एक चीज सही बोल सकते हैं और दोनों के दोनों चीज उसको नहीं बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, दूसरा उसका अपोजिट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एग्री का मतलब यहाँ पर दोनों का जो है व्यू एक ही जैसा हो, या तो दोनों ऐसा बोले या तो दोनों वैसा बोले। तो यहाँ पर सही बोलने का, गलत बोलने का टोटल दो ही केस हो गए, और उसमें से कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ये जो पूछा जा रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस हो जाएगा। तो टोटल के पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेस थ्योरम पर क्वेश्चन है तो हम लोग क्या टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और जो पूछा जा रहा वो पार्ट। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट इज फॉल्स होता तो यहाँ पर इस केस में ट्रू की जगह फॉल्स होता तो ये वाला ऊपर जाता है। तो पढ़े होगे बेस थ्योरम में, है ना। टोटल जितना केस बने तो वो बना लो कि एग्रीमेंट होगा, दोनों सहमत हो गए एक ही उस पे स्टेटमेंट पर, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत। तो दो केस बना करके फिर रूल ऊपर चला जाएगा। तो है वर्बल कि नहीं वर्बल है, मैंने पेन का यूज तो नहीं किया। तो सारा क्वेश्चन अभी देखिएगा, ऐसे पॉकेट में हाथ डाल करके जवाब दे सकते हो, बशर्ते आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो, थ्योरी आती हो, पढ़े होगे बेस थ्योरम टोटल प्रॉपर्टी, तभी कर पाओगे। नहीं तो फिर ऐसे तो सोचते रह जाओगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज 4। पता है टू नंबर का हार्मोनिक मीन ए बी नंबर है तो ऐसे बी डिवाइडेड प्लस बी इक्वल टू 4 दिया है। द अरिथमेटिक मीन ए एंड द ज्योमेट्रिकल मीन जी सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, देन द टू नंबर्स। अब मेथड यूज करोगे तो टाइम लगेगा। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिकल मीन जी है और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो गो थ्रू ऑप्शन। तो इस केस में अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 4 और 2, तो अरिथमेटिक मीन हो गया 3 और ज्योमेट्रिकल अंडर रूट 6, इसमें डालोगे तो 6 और यहाँ पर 3 6, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा आपका 27 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू 2 6 हुआ, और 6 हुआ अंडर रूट प्राइवेट करोगे तो 6 और 8, 6 8 14 होगा, तो 27 है नहीं चलेगा। दूसरा डालते हैं यहाँ पर, अगर दोनों नंबर ए बी लेते हैं तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एक वैल्यू 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 9/2, 9/2 डालेंगे तो यहाँ पर 9/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 हुआ। और क्या हो गया उसके बाद जी ज्योमेट्रिकल में इसका अंडर रूट करोगे तो अंडर हो जाएगा 18, तो 18 और प्लस 9 27, तो दिस इज गोइंग टू मैच दिस। हो गया। यहाँ पर दो नंबर मान लेते ये है
तो इनका अर्थमेटिक मीन 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 9/2, 9/2 यहाँ डाल दो, और ज्योमेट्रिकल में अंडर रूट भी होता है, अंडर रूट 18, 6 × 3, तो g² मतलब 18, तो यहाँ पर 9 18 27, दिस इज मैचिंग, अदर्स विल नॉट मैच। पहला नहीं मैच किया, दूसरे में मैच कर दिया, बाकी समय नहीं लगा, नन ऑफ दिस है नहीं, सीधा सा आगे बढ़ो, क्यों टाइम बर्बाद करना, अपना काम बन जाए तो टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ x इज ए मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, देन द यूजुअल नोटेशन सिग्मा fi x - x बार i, यानी ये क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो भी ऑब्जर्वेशन है, अगर हम मीन से डेविएशन निकालते हैं, उसका अलजेब्रिक सम करते हैं, तो सेंटर वैल्यू से जिधर इधर पॉजिटिव ज्यादा होंगे, उधर उधर आधी तरफ कम होंगे, तो अलजेब्रिक सम का हो जाएगा ±0 हो जाएगा सेंटर वैल्यू से। तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक मीन से उसका डेविएशन है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये तो प्रॉपर्टी है, बस पढ़ना है, जवाब दे देना है। चलो, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में अगर पढ़े होगे तो जान रहे होगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, if E1 E2 are the two events associated with the random experiment such that probability of E2 इतना है, probability of E1 और U2 मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन इज इक्वल टू 0.85 है, probability of E1 and E2 मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू इतना है, देन probability, बहुत आसान है, एक फार्मूला पढ़े होगे, probability of A यूनियन B इज इक्वल टू probability of A प्लस probability of B माइनस इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन वाला इधर जाएगा तो यूनियन में ऐड हो जाएगा, तो यूनियन तो यहाँ पर इस केस में क्या है, ये 0.85 और इंटरसेक्शन वाला ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा 0.85 और प्लस 0.15, तो एग्जैक्टली 1 हुआ, और यहाँ पर E2 घटाओगे तो 0.35 घटाओगे 1 में तो 0.65 दैट विल द आंसर। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत वर्बल है, आप समझ रहे होगे हम क्या कह रहे हैं। ये तो पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है। अब देखो ये जो कर रहे हैं आपका, अब वर्बल करना है, इसको लिखना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। E2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब यहाँ पर ये आपको पता है, ये दिया है 0.85, ये दिया है 0.15, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया है 0.35 माइनस। अब ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस कर देगा, 1 कर देगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, यही मैं वर्बल कर रहा हूँ, E1 निकालना है, दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड। तो आप जो यहाँ पर जब ये जानते हो, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो जब उसको इधर लागो तो ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को 1 में ऐड करोगे, 0.85 और प्लस 0.15 एग्जैक्टली 1 हो गया, और उसमें E2 गिवन है तो E1 आ जाएगा, E1 गिवन है तो E2 आ जाएगा, तो यहाँ पर E2 गिवन था तो E1 निकालना है। तो क्या इसमें कौन सी दिक्कत, 1 में 0.35 घटाओगे तो वर्बल नहीं कर सकते हो, और ये फार्मूला क्या पता नहीं होगा, ये तो सेट थ्योरी में प्रोबेबिलिटी में तो बहुत कॉमन बेसिक फार्मूला है ना, तो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है ये बेसिक चीज। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ रही होगी बात। तो वर्बल बन रहा है, बिना पेन यूज करके हम लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इफ द ट्रायंगल ABC द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ABC आर अपोजिट साइड्स आर इन HP, देन sin A sin B sin C इक्वल टू क्या होता है, डेल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट को हम क्या करेंगे, समथिंग sin A करेंगे, तो sin A इक्वल टू 2 डेल डिवाइडेड बाई बेस, तो 2 डेल डिवाइडेड बाई बेस यहाँ पर इस केस में, और यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि अल्टीट्यूड्स ऑफ फ्रॉम द वर्टिसेस ABC ऑन अपोजिट साइड, तो यहाँ पर क्या है HP में है, तो यहाँ जब अल्टीट्यूड हाइट निकालोगे तो उस केस में साइन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन का, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि साइन जब नीचे आएगा तो उनका रेसिप्रोकल करोगे तो AP में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा AP में। ये चीज मैंने क्या किया, ये शायद अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अभी हम समझाएंगे कि मैंने मन में वर्बली कैसे किया, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी ट्रायंगल है, आप इस चीज को समझिएगा, ये मान लो ABC ट्रायंगल है, इसका अपोजिट साइड है, ये अल्टीट्यूड है, मान लो H1 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको पता है कि एरिया डेल इक्वल टू हाफ बेस इंटू A इंटू H1, ठीक है। और H1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1 की वैल्यू यहाँ पर 2 डेल डिवाइडेड बाई A, और A बाई A इक्वल टू साइन B बाई B, साइन फार्मूला होता है इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ दैट। तो इस केस में क्या होगा, H1 H2 H3, यहाँ पर 1 बाई H1 कर देते हैं, चलो ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर H1 H2 H3 ऐसे, H2 क्या हो जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई 2 डेल डिवाइडेड बाई B, 2 डेल डिवाइडेड बाई B, H3 हो जाएगा 2 डेल डिवाइडेड बाई C,
तो ये अगर क्या है कि HP में है तो इनका रेसिप्रोकल A/2 डेल A/2 B/2 डेल C/2 डेल AP में हो जाएंगे, और ABC AP में साइड्स तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो साइन लेते हैं साइन A साइन B साइन C विल आल्सो बी इन AP, ये सबको पता है। ABC अगर AP में होंगे तो साइन ऑफ ए कामा साइन ऑफ B और कामा साइन ऑफ C विल आल्सो बी इन AP, दैट इज बीइंग आस्क्ड, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली, क्योंकि सबको पता है कि A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इक्वल टू K होता है, तो A B C के प्रोपोर्शन होते हैं साइन A साइन B साइन, तो अगर A B C AP में है तो ये भी, तो यहाँ पर H1 H2 H3 क्या है, ये HP में है तो इनका रेसिप्रोकल किया तो A/2 डेल B/2 डेल C/2 डेल दे विल बी इन AP, क्योंकि HP का रेसिप्रोकल AP, AP का रेसिप्रोकल HP, और जब AB से AP में होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइन जब लेते हैं साइन A साइन B साइन C वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दे विल आल्सो बी इन HP, तो AP ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि AB से AP में तो साइन A साइन B विल आल्सो बी इन AP, दैट्स व्हाई वी हैव टिक द AP। तो ये चीज क्या वर्बल नहीं कर सकते हो, क्या किया मैंने, देखिएगा कोई भी ट्रायंगल होगा तो डेल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है, बेस A ले लिया, इसका जब बेस B लोगे यहाँ पर हाफ इंटू बेस B इंटू हाइट H2 हो जाएगा, ये इसका बेस C लोगे हाइट H3 हो गया, बेस A लिया, तो यहाँ पर एक समझो डेल इक्वल टू हाफ इंटू बेस A इंटू H1, तो H1 इक्वल टू क्या मिलेगा कि 2 डेल डिवाइडेड बाई A, अब H1 सिमिलरली H2 मिलेगा 2B डिवाइडेड बाई A B, H3 मिलेगा 2 डेल डिवाइडेड बाई C, तो जब H1 H2 H3 AP में है तो उनका रेसिप्रोकल कर दो, है ना, तो 2 डेल का डिवाइडेड बाई A का रेसिप्रोकल A डिवाइडेड बाई 2 डेल B डिवाइडेड बाई 2 डेल C डिवाइडेड बाई 2 डेल, तो ये क्या हो जाएंगे AP में होंगे, ABC AP में तो उसके करस्पॉन्डिंग साइन लेते हैं तो वो भी AP में होते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये चीज क्या है मन में की जा सकती है, इसलिए हम लोग मन में किए और पहले जवाब दिए, बाद में ये जो लिखे हैं समझाने के लिए कि कौन सा कैलकुलेशन हम मन में कर रहे हैं, तो ये तभी आएगा जब इसका आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, पढ़े होगे तभी कर पाओगे वर्बली, तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो वर्बल आराम से कर पाओगे। अब ये देखो कैसे वर्बल करेंगे, tan x इक्वल टू -3/4 एंड 3π/4 और 2π के बीच में ये वेरी कर रहा है, यानी जो tan ऑफ x है, जो एंगल है इसका वो आपका यहाँ किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, पता है। अब देन द वैल्यू ऑफ sin 2x, अब sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, जब भी tan 3/4 करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बने 3/4, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगी, तो sin हो जाएगा 3/5 और cos हो जाएगा 4/5, कितना आसान है। अब डाल दो वैल्यू वर्बल, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ sin x, तो 2 टाइम्स ऑफ 3/5 इंटू cos x, फिर क्या हो जाएगा 4/5, अब इसमें क्या होगा cos तो पॉजिटिव होगा साइन नेगेटिव होगा तो माइनस करके आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 24 और डिवाइडेड बाई 5 25, तो माइनस का ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको मैंने मन में जो किया इसको किया 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x, समझ रहे होगे, तो 2 साइन ऑफ x का मतलब हो जाएगा -3/4, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 3/5 ऑफकोर्स 3/5, क्यों ये मन में कर लिया, क्योंकि जब भी tan ऑफ समथिंग x होगा 3/4 होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल इसलिए नेगेटिव है तो ये 5 होगा, तो sin थीटा 3/5 मन में किया, cos थीटा 4/5, तो cos का हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा 4/5, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 मन में किया 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 नीचे डिनोमिनेटर में 25, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। क्या आप इसमें अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर यही फर्स्ट एंड थर्ड में होता तो पॉजिटिव होता है, तो पता होगा, तो क्या आप इसको 3/4 राइट एंगल ट्रायंगल बना करके 3/4 के बाद हाइपोटेन्यूज पास नहीं निकाल सकते हो, तो sin थीटा 3/5 cos थीटा 4/5 नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, और उधर का फार्मूला नहीं पता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -3/4 इंटू 3/5 इंटू 4/5, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन कास का होता ही है। तो ये चीजें तो बेसिक कैलकुलेशन है और बेसिक फार्मूला है ना, एक ट्रायंगल राइट एंगल बनाओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो वर्बली, कौन सी बड़ी बात है, 2 दिया रहेगा तो तीसरा अपने आप राइट एंगल से आ जाएगा, और फिर जो अप्लाई करना है जो जरूरत होगा साइन कास का वही निकालो, कि 3/5 और 4/5 इंटू 2 जो आ जाएगा। अब ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो साइन निगेटिव होता है, कास पॉजिटिव होता है, एक बार तो निगेटिव हुआ है, दैट्स व्हाई दिस विल आंसर। तो यू इफ यू ट्राई टू डू वर्बली यू कैन वेरी वेल डू इट, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत होगी, अब कर लोगे, जब हम कर पा रहे हैं
तो आप भी कर पा रहे हो। ये मैं बाद में लिख के समझाता हूँ कि मैंने क्या मन में किया, वो तुम्हारी बात समझ में आवे। इसलिए देखो प्रिंसिपल वैल्यू आप ये बहुत है, जब निगेटिव होगा तो क्योंकि कॉस में जीरो तो उसका जो डोमेन होता है 0 से पाई तक होता है, तो आपका माइनस तो होगा नहीं, इसलिए पाई माइनस क्या करोगे, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई माइनस करोगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो उस केस में क्या करोगे, इस केस में cos पाई बाय 6, तो पाई माइनस यहाँ पर पाई बाय 6 करोगे तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू बताया गया होगा। इसी को लिखोगे पाई माइनस कॉट ऑफ, यहाँ पर कॉट इनवर्स पाई बाय 6, ये कैंसिल कर देगा, पाई माइनस पाई बाय 6 हो, क्योंकि निगेटिव जब होगा तो पाई माइनस निकाल लेना, इसका एंगल देखना, पाई बाय 6 है, निगेटिव है तो पाई बाय 6 कॉट 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 ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बेसिक तो चीज पढ़े होगे जो मन में कर सकते हो, है ना। अगर पॉजिटिव होता तो एज इट इज होता, कॉट इनवर्स पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती, सीधा सा पाई बाय 6 लिखते, 30 डिग्री पर √3 देगा। ठीक है, 30 डिग्री पर, तो माइनस है, इसलिए हम लोग जो दे रहा है पाई बाई 6 दे रहा है 30 डिग्री, वो पाई में घटाएंगे क्योंकि इसका डोमेन 0 से पाई होता है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये चीज का डोमेन रेंज क्या होता है, उसी का सॉल्व मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर वो चैप्टर ही नहीं पढ़ोगे तो नहीं, कुछ नहीं बुझाएगा। अगर चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ गया होगा कि हम पाई में क्यों घटा रहे हैं। अब पॉजिटिव होता तो सीधा पाई बाय 6 वुड हैव बीन द आंसर इन दिस केस, तो निगेटिव है इसलिए हम लोग उसको 0 से पाई के बीच में ही इंटरवल लाई करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेस cos x 5x माइनस cos 7 एज ए प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन साइन। ठीक है, कोसाइन साइन है, कोसाइन साइन चल जा लो। देखो cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d करोगे तो साइन साइन कैंसिल होता है, प्लस b में cos cos जुड़ता है, माइनस करोगे तो cos cos जुड़ेगा और साइन साइन होता, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी, क्योंकि इधर माइनस होता है तो c माइनस डी का d माइनस सी का लेना, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6 पाई है, साइन 6 पाई कहीं है, कहीं नहीं है, इसी में है, इसी में है, यही होगा। ठीक है, यही में होगा। तो उसके बाद फिर आगे नहीं भी चेक करो, नन ऑफ दिस तो है नहीं, 2 sin c प्लस डी बाई 2 12 7 5 12 डिवाइडेड बाई 6 पाई, साइन 6 पाई और कहीं नहीं दिख रहा है, चाहे तो अब ना करें लेकिन चलो कर लेते हैं। और क्या हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर 12 में छोटा घटाओगे c माइनस डी का d माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि -2 साइन ए और का से होता है, तो इस केस में ये इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा 7 दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर दिस विल आंसर। तो पहले से ही काम हो गया, ये आपको पढ़े होगे cos c, इसको c लेते हैं, इसको d लेते हैं, तो हो जाएगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ cos का साइन ऑफ c माइनस डी का हो जाएगा d माइनस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ एक्चुअली माइनस होता है, तो आप पढ़े होगे इस केस में c माइनस डी बाई 2, और ये माइनस साइन एडजस्ट कर देते हैं तो इधर माइनस इधर प्लस, है ना। तो यहाँ एक तरीके से d माइनस सी, तो यहाँ 7x में 5x जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2x बचेगा, दिस विल बी द आंसर। तो बोथ द टर्म्स आर मैचिंग एज पर दिस फार्मूला, बेसिक फार्मूला cos c माइनस cos d का फार्मूला देखो और मन में अप्लाई करो, 2 cos क्या होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, इसका माइनस एडजस्ट करोगे, तो ये तो फार्मूला पर बेस्ड है, यही मैंने कर लिया, इससे कौन सी बड़ी बात है ना। तो cos c माइनस cos d में साइन साइन होगा, और cos c प्लस cos d होता तो cos cos होता है। तो देख बार फार्मूला देख करके और वर्बली आप कोशिश करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वंस यू नो द फार्मूला यू कैन वेरी वेल डू इट वर्बली, आप करके ट्राई मारिए। ठीक है, तो बनते हैं वर्बल, इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये कह रहा है पाई बाई 2, आर इज द इन रेडियस आर और कैपिटल आर इज सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, साइड ले लो 3 और 4, हाइपोटेन्यूज 5 ले लिया, इन रेडियस 1 हो जाएगा, सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, सर्कम रेडियस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का आधा, 5 है 5 का ढाई, तो इधर ढाई हो गया, कैपिटल आर हो गया ढाई, ढाई मतलब 2.5, और ये हो गया 1 इन रेडियस, तो 3.5 का 2 गुना करो 7, और 7 किस में आएगा, a प्लस बी मैंने 3 4 लिया, तो दिस विल आंसर बी एंड सी, ए बी एंड दिस विल आंसर परपेंडिकुलर साइड। अब देखिए ये मन में आप कर सकते हो, बशर्ते इसके कांसेप्ट थ्योरी आपको पता हो, मैं बता रहा हूँ थ्योरी आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले बात तो समझो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ए बी सी को ले लिया या कोई ले लिया, ठीक है, अगर ये साइड ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी लिया, तो इसका जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस जो होता है
वो याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में आर होता है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, और जो सर्कम रेडियस होता है वो हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर इस केस में हाइपोटेन्यूज का था, सी का था, क्योंकि ये तीनों से बराबर दूरी मेंटेन, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में इसका मिड पॉइंट विल बी द सर्कम रेडियस, क्योंकि तीनों वर्टिस से बराबर दूरी है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक तरीके से सी बाई टू, ए बी बाई टू। अब मैंने क्या किया, इसको एक एग्जाम्पल लेने के लिए इसको मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसका 3, 4 और 5 ले लिया, तो अब इन रेडियस स्मॉल आर हो गया ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 आया, आर 1 आ गया, और सर्कम रेडियस इसका मिड पॉइंट होगा, इतना होगा, क्योंकि ये इससे मिलाते हो तो ये और ये बराबर होता है, ये तो सबको पता है। इस केस में सर्कम रेडियस जो ऐसे इसका आधा डायमीटर कम करेगा, तो मैंने तो ये राइट एंगल ले लिया, राइट एंगल की बात कर रहा है, तो दो परपेंडिकुलर साइड का सम माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2 इन रेडियस स्मॉल आर होता है, और हाइपोटेन्यूज का आधा सर्कम रेडियस होता है, तो ये ले लिया, तो सब हमारे को पिक्चर क्लियर है। इसमें डाला 1 प्लस 2.5, 5 है, 5 का आधा 2.5, 3.5 का 7, अब 7 किस में आएगा, ए प्लस बी में आएगा, सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड, तो ए प्लस बी में आएगा, यही तो मैंने लिया ए प्लस बी, तो यहाँ पे 7 दे रहा है, जो ये दे रहा है ये दे रहा है, तो कैसे मन में कौन सा बड़ी बात है जो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम 6, 8, 10 भी ले सकते, तो उसमें भी यही आएगा, देखो ये मैच करेगा 100%, तो छोटा ले लो, हम कोई एग्जाम्पल ले लिया राइट एंगल का, जो दिया है, इस इन रेडियस सर्कम रेडियस का बेसिक चीज पता, ये तो पढ़े होगे, ए प्लस बी सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2 विल बी द इन रेडियस ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, और सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। तो जब ये सब चीज फिक्स हो गई, हम इसमें डाला जो वैल्यू आई वही चीज इसमें डाल के चेक करके बराबर कर लिया, तो जब हम वर्बल कर पा रहे हैं तो अभी कर पाओगे, बशर्ते कि ये आपका ये कंसेप्ट, ये चीजें पता हो, क्योंकि 50% क्वेश्चन वर्बल बनता है, तो फिर हम लोग बनाने क्यों नहीं बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा दिस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो उसको दो लाइन की क्वेश्चन आएगी, सॉल्व करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो अब कैसे हम जुगाड़ करेंगे, देखिए जब हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो वाई कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो एस कांस्टेंट मानेंगे, इक्वल टू 0 करके दो लाइन को सॉल्व करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द पॉइंट, जो उनको सॉल्व करोगे तो उसका सॉल्यूशन विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, आप पूरा नहीं करने दे रहे, देखिए कहानी देखिएगा, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट मानोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y और -1, यहाँ पर 2x प्लस 3y और -1, अब 2x प्लस 3y और -1 आप इसमें डालो, 0 0 तो करेगा नहीं, क्योंकि भैया वो दोनों का सोल्यूशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सोल्यूशन जब दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो सेटिस्फाई तो इसमें कर नहीं रहा। अब इसमें 2x प्लस 3y और -1 डालोगे, तो अब बोलो कि ये करेगा 2x और प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स मतलब 16 और प्लस 3 इंटू 15, 16 15 -1 तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे 8 और -1 डालोगे तो 2x 16 और -3y -15 और देन -1 -16, तो दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई। हमने क्या किया, एक्चुअल क्वेश्चन जो है उसको हम उसका चौथाई भी नहीं सॉल्व किए, ये आप मेथड पढ़ाए होगे, मान लेते हैं ये s है, देखिए समझिए, तो इसको डेल s बाई डेल x करते हो, सॉल्व करते हो, तो s के रिस्पेक्ट करोगे तो y कांस्टेंट होगा, 2x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0 कर लेना, सॉल्व करना, और डेल s बाई डेल y करोगे, y रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट कांस्टेंट होगा, तो 3y और 3y प्लस 4 3x, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x, y के रिस्पेक्ट करो तो बाकी कांस्टेंट माना जाएगा, कोफिशिएंट यहाँ 3x हो गया, और 2 4y और -4 4y और -4 है ना, इसका y के रिस्पेक्ट में 4y, तो ये -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके निकालोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा, तो हम क्यों सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में मेहनत है। दूसरी क्वेश्चन में हमारा एक ही क्वेश्चन बना दिया मन में, जैसे डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 3y -1, देखा कौन सा पॉइंट, ये नहीं किया ये नहीं किया ये कर दिया, ना नादीज है नहीं, जब एक कर दिया तो काम खत्म होना ही पड़ेगा, सेटिस्फाई तो वो पॉइंट दोनों को करना पड़ेगा, एक से मेरा आंसर आ गया यूनिक, तो कायम बात दूसरे में जाए, दो पॉइंट तो हो नहीं सकता है, दो पेयर ऑफ लाइन, वन पेयर ऑफ लाइन एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेगी, तो एक ही तो पॉइंट होगा, दो बार तो होगा नहीं, तो जब एक मिल गया तुम काहे पर जाएं जब ना नादीज है नहीं, तो आपको अपना मतलब भर का करना है, बहुत लोग मतलब से ज्यादा करने लगता है, जुगाड़ करना, जितना जरूरत हो बस उतना ही करना, उसके आगे सोचना नहीं, क्योंकि समय बचाना है, ठीक है। तो इस केस में जस्ट 2x प्लस 3y -1 ऑप्शन को उठाया, चेक किया,
तो 2x मतलब 16 और -15 और -1 बैलेंस किया, तो दैट इज आंसर। दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ दिस इज शिफ्टेड बाय 5 यूनिट अप along the y-axis and 2 units along the right, 2 unit to the right along the x-axis, then the equation of resulting graph equal to, इसका जो ग्राफ होगा उसका, देखो जब आप y-axis के along इधर शिफ्ट करोगे तो y जब पे y-5 रखते हो, और 2 यूनिट शिफ्ट करोगे s एक्सिस के अलग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो x की जगह पर x माइनस क्या करोगे 2 रखोगे। जब हम किसी ग्राफ को शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं एक तरीके से h कामा k में, तो x रिप्लेस बाई x माइनस एच और y रिप्लेस बाई y माइनस के। यहाँ पर आप शिफ्ट कर रहे हो 2 कामा x की वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, तो y -5 कर लेना और x -2 कर लेना। जैसे y -5 करोगे तो y -5 तो इधर जाएगा, तो इधर का +2 हो जाएगा, x -4 का होल स्क्वायर, x -2, तो x जगह पर x -2 डालोगे तो x -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y जगह पर y -5 डालोगे तो y इधर आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। यहाँ पर देखो -4 +2, बाकी नहीं करेगा। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो y को रिप्लेस करोगे y -5, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन आप y एक्सिस 5 यूनिट शिफ्ट कर रहे हो, और s को शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x -2। जब आप इसको जैसे इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप इसी में रख करके देख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा y -5 और x -2 -4 होगा होल स्क्वायर, और इसका 5 उधर जा करके -3 में जोड़ करके प्लस करके कर देगा। तो ये हो रहा कि नहीं हो रहा है, वर्बल है कि नहीं हो रहा है। शिफ्टिंग के एच एंड के में शिफ्ट करते हो तो x रिप्लेस बाई x माइनस एच और k y रिप्लेस बाई y माइनस के। जब भी हम शिफ्ट करेंगे कर को h कामा के पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच और y को रिप्लेस करेंगे y माइनस के, तो पता होगा। तो यहाँ 2 कामा 5 पे रिप्लेस करो x एक्सिस में अलग पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस, x को 2 यूनिट कर रहे हो और y को 5 यूनिट कर रहे हो, तो 2 5 पे शिफ्ट कर रहे हो, तो एच एन के यहाँ पे 2 5 डालोगे, तो इसे यहाँ पे डालना है और मन में कैलकुलेट करना कि क्या होने जा रहा है, तो ये मैच कर रहा है, ये हो रहा है ना। x -2 इधर रिप्लेस कर दो इसको x -2 से, तो x -4 हो जाएगा, और y +5 करोगे 5 जाएगा तो इधर प्लस का 2 कर देगा, y -5 तो इधर जाके प्लस करेगा, है ना, y -5 तो इधर प्लस का करके +5 -3 +2, दिस इज द ओनली आंसर व्हिच इज गोइंग टू मैच। तो मैं समझ रहा हूँ कि शिफ्टिंग केस वाला समझ रहोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मन में करना है और करके जवाब दे देना है। आगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ऑफ, तो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं i j कोफिशिएंट, तो -2 डिवाइड बाय अंडर i j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -5 स्क्वायर, तो 4 1 5 25 30 √25 हो जाएगा, तो -2/30 4 और 1 5 और 25 30 हो गया, √30 हो गया, तो -2/30 1/30 और क्या हो जाएगा -5/30, तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ये पता है, अगर कोई वेक्टर मान लो ऐसे करते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये क्या होता है, वेक्टर के अलग जो लाइन होती है उसके एबीसी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो डायरेक्शन जो कोसाइन होंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो a डिवाइडेड बाय √lmn a स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये l हो गया डायरेक्शन कोसाइन, b डिवाइडेड बाय वही चीज सिग्मा a स्क्वायर और प्लस c डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा, ये abc आर द कोफिशिएंट ऑफ x y z, abc हो गए, तो a डिवाइडेड बाय यानी -2 डिवाइडेड बाय अंडर यहाँ पर abc के स्क्वायर का अंडर रूट सम करके, तो यहाँ आ जाएगा 2 का -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5 और -5 का स्क्वायर 25, तो 30 हो गया, तो यहाँ पर तो 30 सब में फिक्स हो गया, इसका कोफिशिएंट से a बाई दिस b बाई दिस c बाई दिस, यही तो ये तो आपको पढ़ोगे 3D में पढ़ोगे सिग्मा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी i j के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये मतलब हो गया। तो ये तो एकदम देखते ही उड़ा देना है, अगर पढ़े होगे तो समझ गए होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर समझोगे भविष्य में जब पढ़ोगे। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 6 एंड वन ऑफ द फोकस इज, देखिए कहानी देखिए, हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जुगाड़ करेंगे, सोचेंगे। जब करा फोकस 0,4 y एक्सिस से एलांग हो जाएगा, जब इसके एलांग होता तो y स्क्वायर बाई a, y स्क्वायर बाई समथिंग बड़ा होता है। देखिए जब हाइपरबोला में x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 होता है, ए बड़ा होता है बी छोटा होता है, तो ऐसे होता है पैराबोला, इधर की और इधर को एक्स के लंग, और जब यहाँ पर इस केस में 0, यानी फोकस वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब ऐसे होगा, तो
यहाँ पर y के जो के नीचे का कोफिशिएंट वो क्या होगा, बड़ा होगा, x वाला छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर y का नीचे का कोफिशिएंट कहाँ बड़ा है, एक तो ये बड़ा है और कहाँ बड़ा है, एक ये बड़ा है 9, ये तो 7 है, ये 7 है, 9 बड़ा है, तो इन दोनों में कोई होगा। और ये तो इलिप्स है क्योंकि प्लस है, यही हाइपरबोला, हो गया काम खत्म, ना नाप दीजिए नहीं, मैंने किया भी नहीं, यानी बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई एक तरीके से, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, ये पता चला कि जो हाइपरबोला है ये ऐसे ऐसे होगा, और इसका फोकस यहाँ पर 0,4 है, 0,4, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अपोजिट साइन होता है तो पता होगा, अगर ये बी बड़ा है तो स्केलांग होगा, ए बड़ा है तो ऐसे होता है, तो यहाँ पर इसके स्केलांग है तो बी बड़ा होगा, वाई स्क्वायर के बाई नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा होगा दोनों में, तो ये बड़ा है, इन दोनों में देखो वाई बड़ा है और इसमें तो छोटा है, एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है तो नहीं चलेगा, तो ऐसे वाला हो गया, ऐसे वाला ऐसे वाला हो गया। तो अब इसमें से ये तो हाइपरबोला है ही नहीं, इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो इलिप्स होगा, और अपोजिट साइन है तो हाइपरबोला, तो यही हाइपरबोला बचा, हाइपरबोला की बात हो रही है, तो हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ जुगाड़ लगा दिया, ना नाप दीज है नहीं, वन नाप दीज टिक कर लिया, अपना बस उल्लू सीधा करना है, काम बनाना, काम बन गया, आगे हम बढ़ जाएंगे, क्यों यहाँ वेट करेंगे, 13 नंबर पे 14 पे आ जाएंगे। तो आप देखिएगा, लेट ए बी सी द वेक्टर सच दैट दिस इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, अरे भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता रहता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 0 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना, ये पूछा जा रहा है, तो इधर आपका ए स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर का 9, 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर करोगे उधर, तो 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 25, 13 25 38, और 38 की इधर माइनस 38, फिर डिवाइडेड बाई 2 -19, -19 कहीं है, यस -19, मैं समझ रहा हूँ, समझ हो गया। नॉर्मली क्या करो, इसको क्या करोगे, ये पता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चाहे मान करो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये दिया है, ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर मन में कर लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, और इधर आपका 0 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने जोड़ा, ये आया 38, इधर लाया -38 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो -19, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, तो क्या वर्बल नहीं कर सकते हो, वेक्टर पढ़ोगे तो ये तो किए ही किए होगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस पैटर्न का, एक दो नहीं कई क्वेश्चन किए होगे, तो जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार निकाल लिया, वर्बल हो गया मन में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, पावर ऑफ सेट हो गया 2 का पावर n, पावर ऑफ सेट इज यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर एक्चुअली 3 नहीं है, एक है, ये एक है, सेट ऑफ सबसेट्स इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट्स, ठीक है, तो उसका उस केस में हम 2 का पावर यहाँ पर क्या करेंगे 2, तो इस केस में 4 आ जाएगा, तो दिस विल द आंसर, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट 2 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 2, जितने एलिमेंट है उतने सबसेट्स होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट द पावर ऑफ द सेट, यानी कितने उसमें एलिमेंट होंगे 2 पावर n, तो यहाँ पर ये इतने सबसेट होंगे पावर ऑफ सेट में, तो 4 विल बी द आंसर। तो हम लोग, ये भी बेसिक चीज है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इसमें, अब कह रहा है कि इसमें जब भी पता है कि सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट निकालते हैं, तो यहाँ पर सारे कोफिशिएंट तो सम नहीं है, अगर इसको टू 1 डालें तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ जाएगा, फिर -1 डालोगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, जोड़ोगे तो जैसे 1 डालोगे 1 -1 प्लस 1 का पावर एनीथिंग 1 आएगा, और इधर आपका a0 a1 a2 पॉजिटिव रहेगा सारा, और जैसे -1 डालोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 बोल के 3 हो जाएगा, 3 पावर n, तो पहली बार में जब इक्वल टू 1 डाला तो 0, -1 डाला तो 3, तो 1 प्लस 3 पावर n, अब जब जोड़ोगे तो आपका a0 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2, यही पूछा जा रहा है, तो उधर का डिवाइड करोगे तो दिस विल द आंसर, जैसे यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 1 डालेंगे, ये सब कॉमन क्वेश्चन किए होंगे, 1 डालोगे तो इधर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 और प्लस a3 प्लस डॉट डॉट सो 1, और जैसे x इक्वल टू -1 डालोगे तो -1 डालोगे तो 3 का पावर n आएगा, -1 डालोगे 1 माइनस प्लस हो गया स्क्वायर 3 का पावर n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a0 माइनस a1 और प्लस a2 माइनस a3, जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का पावर n और प्लस यहाँ पर इस केस में जस्ट एक मिनट 1 आना चाहिए, जैसे हम 1 डालेंगे 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 डाल 1 माइनस 1 प्लस 1 1 पावर एनीथिंग 1, तो 3 पावर n प्लस 1 इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ, ये कैंसिल कर देगा, 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा जा रहा है a0 प्लस a2 प्लस a1 a3 a5 एक्सेट्रा विल गेट कैंसिल बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन, और ये पहला तीसरा टर्म जुड़ेगा तो यही डिवाइड कर दिया, यही मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया, क्यों नहीं कर सकते हो, ये तो आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होगे, जब भी हम
मल्टीनॉमियल थ्योरम है, कोई भी थ्योरम है, इसको हम एक्सपेंशन करके सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालना है तो वेरिएबल इक्वल टू 1 डाल दो, अगर ज़्यादा भी हैं 1 एक्स वाई जेड है, सब वेरिएबल को वैसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो जो वैल्यू आती है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आता है। और जो इक्वल टू -1 इस केस में डालेंगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक बार जोड़ोगे तो A0 A2 वाला आ जाएगा, घटाते हो तो A1 A2 तो घटाते मान लो। अगर यही पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 माइनस यहाँ पर A1 प्लस A3 और प्लस A4 ऐसे करके A5 अल्टरनेट करके, तो हम क्या करते सब्ट्रैक्ट करते, तो यहाँ पर क्या 1 माइनस 3 पावर n डिवाइडेड बाई 2 आता है, 2 जा डिवाइड हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है उसके अनुसार, तो इस केस में ऐड करना पड़ेगा, तो जो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप मन में कर सकते हो आराम से, हमेशा +1 -1 ऐड करोगे तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ जाएगा, ऑड कोफिशिएंट, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ऑड पूछा जा रहा है तो 1 -1 डालो और डाल करके ऐड करो, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डाला तो यहाँ पर 1 आया, और -1 डाला तो 3 आया, तो 1 प्लस 3 का पावर n, और इसका 2 डिवाइड हो जाएगा, ये पहले में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि लिखेंगे तभी करेंगे, ये ऐसा है जो मन में कर सकते हैं इसलिए कर पा रहे हैं। तभी हम पहले आंसर जवाब दिया, उसके बाद में हम आपको समझाया कि मैं मन में किया तो क्या किया। अब कह रहा है यहाँ पर सेट ए एंड बी बी द टू सेट कंटेनिंग 4n, कितना हो जाएगा 4 and 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, और ये तो ए क्रॉस बी में 4 इंटू 2 8 एलिमेंट होंगे, तो 2 पावर 8 यानी ए क्रॉस बी में कितने सबसेट एलिमेंट होंगे 2 पावर 8 256 होंगे। तो कह रहा है कि ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट, तो एट लीस्ट 3 एलिमेंट का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो जितने सबसेट होंगे 2 का पावर 8 256 में हम वो वाले घटा दें जिसमें एक भी नल सेट हो। 8C0 माइनस 8C1 1 1 एलिमेंट वाले सबसे हटा देना, और 8C2 वो भी हटा देना, तो बाकी बच जाएंगे। एटलीस्ट 3 का मतलब 0 1 2 नहीं चलेगा। तो 256 में 8C0 1 हुआ, वो घटाया, 8C2 8C1 का 8 हुआ, तो 1 और 8 माइनस करना हो गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ 8C2 मतलब 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 28, तो -1 और -8 और -28, तो 28 8 कितना हो गया 36 37, तो 256 में 37 37 घटाओगे तो दिस विल बी आंसर। मैंने क्या किया, जो कि यहाँ पर 4 है, इस सेट ए में 4 एलिमेंट है, एन ए 4 है, एन बी में 2 हैं, तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो 4 इंटू 2 यानी 8 एलिमेंट होंगे, और इसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ना 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8, कुल मिलाकर सम करते हो बाइनोमियल से 2 पावर 8 होता है, इतने सबसेट होंगे, उसमें वो वाले सबसेट हटा दो जो नल सेट हो, यानी 8 में एक भी लेके नंबर आवे, 8C0 ये 1 होगा, और प्लस 8C1 और प्लस 8C2, वो सबसेट जिसमें एक एक एलिमेंट हो 8 होंगे इसे, वो सबसेट जो जिसमें दो दो एलिमेंट 8C2 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 28, ठीक है, तो 28 और 8 36 36 से 37 37 उसमें घटाओगे 256 में तो 219 आएगा। दैट कैन बी डन वर्बली, समझ रहे होगे, जिसमें जब हम 8 एलिमेंट होते हैं तो ये सबको पता होगा 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 और प्लस 8C3 अप टू .1 प्लस 8C8, एक्स की वैल्यू होती है 2 का पावर 8, इतने टोटल हो गए, और हमको कम से कम ये वाले चाहिए, तो ये वाले हम लोग क्या करेंगे उसमें घटा देंगे, 2 का पावर 8 256 पता ही होगा, ये आपका वर्बल 1 और 8, और इसमें थोड़ा सा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से काट कर वो 4 होएगा, 4 इंटू 7 28, तो 28 8 36 37 37 256 घटाओगे तो 219 विल बी द आंसर। तो दैट कैन बी डन वर्बल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो आप भी ट्राई मारिएगा, करिएगा, कंसेप्ट थ्योरी पता होगा तो आराम से कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें स्लोप ऑफ, स्लोप मतलब डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो इस केस में अगर हम जीरो नहीं होगा, जीरो के राइट में लेफ्ट में, जब हम डेरिवेटिव राइट हैंड साइड निकालेंगे तो h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, लिमिट 0 प्लस h का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, और साइन ऑफ 0 प्लस h, तो यहाँ तो कोई फाइनाइट वैल्यू देगा जब जीरो को टेंड करेंगे, है ना,
तो ये फाइनाइट वैल्यू, तो साइन जब भी फाइनाइट वैल्यू की ओर हम एंगल बढ़ते हैं तो हमेशा -1 से 1 तक के बीच में देता है। जब इसका एंगल हम बढ़ाएंगे दैट विल गो अप टू इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, तो 0 इंटू फाइनाइट 0 होगा। और लेफ्ट हैंड साइड करेंगे डेरिवेटिव तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसमें भी हर जगह टर्म में एच रहेगा तो 0 कर देगा, और 1 माइनस 0 माइनस एच, तो कुल मिला करके 0 इंटू दिस 0 इंटू, यानी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव करने पर दोनों में 0 आ रहा है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव ही तो स्लोप होता है dy बाई dx। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 0 प्लस एच का होल स्क्वायर मन में कर लेना है ना, साइन ऑफ 1/0 प्लस एच, और जैसे एच टेंडिंग टू 0 करोगे तो 0 डालोगे, 0 इंटू एनीथिंग, ये तो फाइनाइट वैल्यू देता, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, साइन कॉस 0 और -1 और 1 के बीच में देगा, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू 0, यही माइनस करोगे, यहाँ माइनस कर दोगे तब भी बात वही होगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव बोथ आर गोइंग टू गिव यू 0 0, that's why derivative will exist and derivative will be 0, a derivative itself is a slope। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ दिस, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर राइट लेफ्ट दोनों बराबर आया, समझ रहे होगे, डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, मन में करना है, एच आएगा 0 डालोगे 0 कर देगा, माइनस करोगे तब भी 0 कर देगा, मन में करना है और आगे बढ़ जाना है। तो हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर आपका 0 था, है ना, 0 था, तो इस केस में तो चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर में, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद 2 एजेस ऑफ द लेंथ। ये पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 9/2 साइन थीटा, तो थीटा मैक्सिमम 1 देगा तो 9/2 आंसर हो गया। ये सबको पता है। यहाँ पर अगर मान लो ए है बी है और ये एंगल आपका साइन ऑफ समथिंग थीटा है, तो क्या करो, हाफ ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा ये एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंटू 3 इंटू 3 9 और इंटू इनके बीच का एंगल मान लो थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर हाफ इंटू 3 इंटू 3 और इंटू साइन ऑफ थीटा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, ये एरिया का मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 होगा, 1 होगा तो 9/3, यही मैंने कर दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ ऑफ 3 इंटू 3 यानी 9/2 और साइन क्या हो जाएगा थीटा, और मैक्सिमम कब देगा, जब इनके बीच का एंगल यहाँ पर 90 होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये साइन 1 देगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1 होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोलो वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा है। इस केस में कोई भी ट्रायंगल में पड़े होगे, अगर मान लो कहा जाए ये 5 है ये 7 है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हो जाएगा डेल इक्वल टू हाफ 5 इंटू 7 इंटू साइन ऑफ थीटा, और मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब ये 1 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। यही मैंने कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो वर्बल आराम से कर पा रहे हो सारे क्वेश्चन, देखिए कितना। अब यहाँ का सिंपल दिस डिवाइड कितना आसान है, इसका कास स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कास स्क्वायर लिखोगे 2 कॉस ऑफ स्क्वायर, है ना, 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस का साइन एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो इस केस में यह आ जाएगा माइनस के साथ 2 इंटू 2 4। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को लोगे 2 कॉस ऑफ एक्स, है ना, 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर एंगल कर दिया m टू पावर n m थीटा। अब उसके बाद कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को देगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, और फिर इंटू 2x एक्स स्क्वायर का 2x, यही तो यहाँ पे लिखा है 2 टू 4x माइनस 7 हो गया। ये तो चेन रूल वाला पढ़ोगे, सिंपल डेरिवेटिव, तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, अगर ये भी नहीं आता है तो फिर भगवान ही मालिक है। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होगा, कह रहा है डेरिवेटिव, अरे यार ये भी वही कितना आसान क्वेश्चन दे रही है। इसका 3x स्क्वायर मिलाते हैं पहले से, 3x स्क्वायर एक पावर एक्स रहेगा, एक पावर इसका एक पावर log 3 और कॉट का कोसेक स्क्वायर, यही हो गया, बात खत्म। सब तो सिंपल फार्मूला पता होगा, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, एक पावर एक्स लागे होता है, तो पता है इसमें, तो ये बताना मतलब शर्म की बात है ना। तो हम लोग बात करते हैं आगे। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आसान, इसका log का कर तो 1/log x, और फिर x का 1/x, माइनस का है तो माइनस, तो दिस विल आंसर। log ऑफ समथिंग माइनस तो लगा दो, अब इसको भूल जाओ, log ऑफ समथिंग का 1/समथिंग और फिर इसका log का 1/x, यही तो लिखा हुआ है, हो गया काम खत्म। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसमें क्या करोगे, इवलेट दिस, जब भी क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिमिट वाला एलपिटल में ही होता है, तो जैसे अप्लाई करो लिमिट 0/0 फिट के स्क्वायर एलपिटल रूल, तो डिफरेंशिएट करोगे x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस tan x इंटू 1 और डिवाइडेड बाई नीचे
कॉस का माइनस साइन इस एक्स से डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर जब डालो 0 डालोगे तो 1 प्लस टेन एक्स बाई एक्स 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस के साथ, और ये जो एक्स यहाँ पे डिवाइड किया तो साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा 1, तो नीचे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 2 विल बी द आंसर। देखिए मैं अभी 1 में जो किया वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स और प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का 1 यूवी में तो प्रोडक्ट रूल और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, हो गया माइनस माइनस प्लस होगा, कास का साइन माइनस के साथ ये करके जैसे एक्स से डिवाइड करोगे ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट डालोगे क्या डालोगे, गिवन है जो 0 तो सेक 0 1 tan x by x again 1 sin x by x again 1 तो 1 plus 1 2 divided by 1 this is what we have done it verbally, how simple it is। एलपिटर रूल पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, अप्लीकेबल होता है, तो कौन सा बड़ी बात क्या हम ये नहीं कर सकते, फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर और फिर tan x into 1 तो tan x हुआ डिवाइडेड बाई cos और x से जैसे डिवाइड करोगे सेक का वैल्यू 0 पर 1 देता है, tan x by x 1 देता है, नीचे sin x by x अगेन 1 दिया, तो दिस कैन इजीली बी डन। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कितना आसान फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x सच दैट दिस इक्वल टू 0। अब देखिए पूरा नहीं बुद्धि लगानी है, ये एक्सप्रेशन दिया है 0 मतलब 0 0 2/2 का जीरो मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0 हो गया। अब देखिएगा ए दिया है बी दिया है तो इसको सेटिस्फाई करने वाली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए एक 2a तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो जब ऐड करते हो मैट्रिक्स को तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, डायमेंशन तो सेम है ये 2/2 का, फिट केस फॉर एडिशन, तो यहाँ पर आपका -2 उसके बाद प्लस b का यहाँ पहला एलिमेंट इसका -2 और +3 तो हो गया क्या प्लस का 1 यानी -2 +3 प्लस का 1 तो आगे वाला -1 हो जाएगा, x में -1 होगा तभी तो 0 होगा, पहला a11 करोगे तो यहाँ पर -2 और प्लस का 3 प्लस का 1 -1 होना चाहिए, -1 पहला एलिमेंट का इसमें है आंसर, दिस इज द आंसर। कभी सोचे होगे अपना जुगाड़ कैसे करना है, बाकी नन ऑफ दीज है नहीं, आगे दिमाग नहीं लगाना, जैसे इसको हम कार्गो एक को मल्टीप्लाई करो 2 से तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और प्लस बी ऐड करोगे तो -2 और प्लस का 3 मैंने किया प्लस का 1 और आगे में x में -1 होना ही पड़ेगा है ना, यहाँ पर -1 होना पड़ेगा तभी तो 0 करेगा, तभी तो 0 आएगा, इस 0 का मतलब यहाँ पर 0 0 0 0 तो दो मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स बराबर सब होंगी, कब होंगी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 0 हो, तो 0 करना है तो जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और प्लस b का वैल्यू है सिंपली भी है तो यहाँ पर a11 में -2 + 3 1 यहाँ पे -1 होगा तभी 0 होगा, फाइनली 0 लाना है तो -1 यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, हमको एक एलिमेंट यूनिक मिला, बाकी अगर कहीं दिखता -1 तो दूसरा भी चेक करते, दूसरा मिलता तो तीसरा चेक करते, तो हम क्यों करेंगे फालतू, जब नन ऑफ दीज है नहीं, वो एक मिल गया बाकी नहीं है तो बाकी भाड़ में जाए, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे, ऐसे बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब मेरा टाइम हो रहा है, थोड़ा दूसरा क्लास लेना है, तो इसी टाइप का एंजॉय करिए, और भी डालेंगे PYQ करते रहिएगा, देखते रहिएगा, औरों को भी भेजते रहिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट अदर्स वुड आल्सो बी बेनिफिटेड, ठीक है। और इसी टाइप का जब करोगे तो आप एग्जाम दे के आओगे तो जरूर एक बार मेरे याद करोगे कि सर जो आप सिखाए हो मेरे को अप्रोच कैसे कैसे सोचते हैं, वो आदत हम डाल लिए थे, अगर आप डालोगे तभी एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। बहुत लोगों को आदत नहीं है ये ऐसा सोचने करने की, क्योंकि इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि हम जब कर पा रहे हैं, इसके लिए कौन सा बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए, ठीक है, कि हम ही कर पाएंगे आप नहीं कर पाओगे, ये आप जान भी रहे होगे, लेकिन ऐसा अप्रोच करते नहीं हो, करते हो तो कहो चारों एलिमेंट को मिलाने लगो थोड़ी देर के लिए, क्या जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही करो। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, इसको शेयर करिएगा, औरों को भेजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि क्या फायदा हो रहा है, उस फायदे का उसका मतलब यूज करें, और मेरा जो कंसेप्ट है, आइडिया है, अप्रोच है, उसको अपने अमल करें, अपने प्रैक्टिस सेशन में लावें और एग्जाम में भी करें, तो जब पास होगे अच्छा रिजल्ट आएगा तो मेरे को याद करोगे, तो हमको भी खुशी होगी कि हम एटलीस्ट कम से कम कुछ तो आइडिया दे पाए जो कि आपके काम आएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।